हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेबस क्या रहती है, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या कट ऑफ गई थी, एंड सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, सैलरी स्लिप एंड अलाउंसेस के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे वर्क क्या रहता है, यानी कि एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आपको इस साल कब तक देखने को मिल सकती है एंड एग्जाम डेट्स क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क 2023 के नोटिफिकेशन की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन सितंबर फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न रहता है इसमें पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस देना होता है। तो एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक तक एक्सपेक्टेड है एंड एसबीआई क्लर्क मेंस नवंबर एंड या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है। एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे वैकेंसीज स्टेट वाइज निकलती है, तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहो उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। बस वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके जितने भी परसेंटेज हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए भी कॉल किया जाता है। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है। तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहता है एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है। तो ओवरऑल प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड एक चीज़ अच्छी होती है एसबीआई क्लर्क की जो एग्जाम होती है इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस भी ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। देन क्वांट से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहता है एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि मेंस में टोटल 190 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको बस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मतलब हुआ जैसे आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप अप्लाई करोगे एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में तो आप देख लेना कि आपको किस स्टेट की लैंग्वेज आती है, उसी स्टेट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो और आप किसी एक स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है, अगर आपने उस लैंग्वेज को 10th या फिर 12th में पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आपको अलग से लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं कॉल किया जाएगा। अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने के लिए जाना होगा। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग चेक की जाती है और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फाइनल सिलेक्शन मेंस में आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे होती है। एसबीआई क्लर्क की सिलेबस की बात करें तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके पूरी सिलेबस देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं 2021 में जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस में स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई थी। ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की कट ऑफ है 2021 एग्जाम की। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स जनरल का कट ऑफ गया था। अंडमान एंड निकोबार के लिए 66.25, अरुणाचल प्रदेश 69.25, असम के लिए 68.5 कट ऑफ गया था। छत्तीसगढ़ 76.5, दिल्ली 83, गुजरात 64.5, हरियाणा 79.75, हिमाचल प्रदेश 80.25, झारखंड 69.25। ये सब मैं जनरल की आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। कर्नाटक 64.25, केरला 69, मध्य प्रदेश 81.75, महाराष्ट्र 66.25, ओडिशा 82, पंजाब 75.5, राजस्थान 77.75, सिक्किम 72.5, तमिलनाडु 61.75, तेलंगाना 73.75, उत्तर प्रदेश 81.25, उत्तराखंड 81.75 एंड वेस्ट बंगाल 79.75। और आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हो।
चलिए अब देखते हैं एसबीआई क्लर्क 2021 में मेंस का क्या कट ऑफ गया था। जैसा कि आपको पता है मेंस में टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो ये कट ऑफ आउट ऑफ 200 है। यहाँ कल जनरल एंड ओबीसी की ही कट ऑफ अवेलेबल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कट ऑफ गई थी 86.25 आउट ऑफ 200, असम 88, छत्तीसगढ़ 94.75, दिल्ली की कट ऑफ गई थी 99 आउट ऑफ 200, गुजरात 87, हरियाणा 97, हिमाचल प्रदेश 99.5, कर्नाटक 86, केरला 95, मध्य प्रदेश 97.75, महाराष्ट्र 88.25, उड़ीसा 95.5, पंजाब 94.5, राजस्थान 94.25, तमिलनाडु 90.5, तेलंगाना 94, उत्तर प्रदेश 95.75, उत्तराखंड 96.25, वेस्ट बंगाल 95.25। देखिए यहाँ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में कट ऑफ बहुत हाई गई है, और इसका रीजन ये है कि एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी निकलती है ये स्टेट वाइज निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आती है, तो इसलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। और अगर आप देखोगे तो खास करके जो हिंदी रीजन है वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गई है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बाकी स्टेट्स में देखोगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो या साउथ में देखो या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में देखो, तो वहाँ बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह की या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2022 की सैलरी स्लिप है, और इन्होंने 21 फरवरी को ज्वाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इन्हें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क को बेसिक पे 19,900 मिलता है, तो बेसिक पे यहाँ मिला है 19,900, डियरनेस अलाउंस मिला है 7,999, देन हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए मिला है 2,091 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 600 रुपीज़, और अरियर्स ऑफ अर्निंग यानी कि पिछले मंथ फरवरी में इन्होंने 10 डेज़ वर्क किया तो उसके लिए 9,815 रुपीज़ मिला है। स्पेशल अलाउंस मिला है 3,263, स्पेशल पे न्यू मिला है 500 रुपीज़, यानी इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 44,169। अब देखते हैं डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ है यानी कि पिछले मंथ का 150 रुपीज़, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड यानी पेंशन का डिडक्शन हुआ है 2,713 रुपीज़, तो नेट डिडक्शन हुआ है 3,063 रुपीज़, एंड देन इनकी इन हैंड सैलरी बनी है 41,107 रुपीज़, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन हैंड सैलरी 41,107 रुपीज़ बनी है। हालांकि ये जो सैलरी है इसमें अरियर्स इंक्लूडेड है, पिछले मंथ की 9,000 10,000 अमाउंट इंक्लूडेड है, इसलिए अमाउंट यहाँ आपको इतना दिख रहा है। एसबीआई में अगर आप ज्वाइन करते हो एज क्लर्क तो आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी ज्वाइनिंग के साथ ही आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी 31,000। तो एसबीआई क्लर्क अलाउंसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, देन स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है, सिटी अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस आपको मिलेगा, एंड इसके साथ ही लीव फेयर कंसेशन मिलता है। दोस्तों अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के फ़ायदों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जो सबसे पहले जो आपकी जो बेस्ट चीज़ यहाँ पे होती है वो होती है जॉब सिक्योरिटी। एक बार आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको कभी जॉब के रिगार्डिंग कभी माइंड में टेंशन नहीं होगा, आपकी ये जॉब कंप्लीटली सिक्योर होती है, परमानेंट जॉब है एंड बहुत ही स्टेबल जॉब है, तो आपको यहाँ पूरी स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके बाद यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब आपको पैसे के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। इसके बाद आपको एनपीएस एंड पीएफ मतलब न्यू पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है। इसके बाद आपके लिए एंड आपके फैमिली के लिए जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, कंप्लीटली ये 100% होता है, मतलब आप 100% रीइंबर्स करा सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ प्रमोशंस की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो बाकी बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशंस होता है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइम बाउंड प्रमोशन होता है एंड कुछ कुछ पोस्ट में आपको एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, इंटरव्यू देने होते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रमोशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है बाकी बैंक्स के मुकाबले। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी वो है यहाँ पे आपको कभी भी प्राइवेटाइजेशन का डर नहीं रहेगा। जैसे बाकी अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो वहाँ कौन सा बैंक कब प्राइवेटाइज हो रहा है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप श्योर रहोगे कि आपकी जॉब 100% सिक्योर है एंड ये कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्टिंग कहाँ होती है, सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए एसबीआई क्लर्क में आपको ऑप्शन दिया रहता है, आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस भी स्टेट में आपने सेलेक्ट किया है आप अगर क्वालिफाई करते हो एग्जाम तो उस स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग होती है। उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। अब डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड होता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको तब मिल सकती है, होम टाउन आपको तब मिल सकती है अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो। अगर आपकी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स रहती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड आपकी जो भी होम टाउन रहेगी उसके नियरेस्ट उसमें या फिर उसके नियरेस्ट जो भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ वैकेंसी रहेगी वहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है। एसबीआई क्लर्क यानी कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट को क्या क्या वर्क करना होता है,
तो सबसे पहले जब आप एसबीआई में ज्वाइन करते हो एज क्लर्क जूनियर एसोसिएट, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके नाम से आईडी क्रिएट की जाती है, 2 आईडीज क्रिएट की जाती है एंड उन आईडीज के हेल्प से ही आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो एंड उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, देखिए आपको अकाउंट ओपनिंग सिखाई जाती है, अकाउंट क्लोजर सिखाया जाता है, यूनो कैश के बारे में सिखाया जाता है, जो एसबीआई की यूनो ऐप है उसके बारे में। देन ट्रांजैक्शन स्टॉप कैसे करना है, होल्ड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, उसके बाद अकाउंट्स ट्रांसफ़र कैसे करना है, चेक क्लियरेंस करना। देन जो चालान वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे बहुत बार आप देखते हो कि जो फॉर्म वगैरह आप भरते हो तो उस समय चालान वगैरह बनाना पड़ता है, जो पेमेंट वगैरह करना होता है, तो वो सब आपको सिखाया जाता है। देन पीपीएफ का कुछ काम रहता है, कुछ वर्क रहता है, वो आपको सिखाया जाता है। पेमेंट करना, देन डिपॉजिट लेना, यानी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। देखिए एसबीआई में आप एज सिंगल विंडो ऑपरेटर वर्क करते हो, और सिंगल विंडो ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि आपको कभी डिपॉजिट में ही बैठाया जा सकता है, कभी आपको पेमेंट्स में ही बैठाया जा सकता है, या फिर किसी और में भी, कहीं और भी आपको काम दिया जा सकता है। और मेनली पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो आपका ही रहता है, क्योंकि पब्लिक सबसे पहले, जब भी पब्लिक आती है, कस्टमर आते हैं, तो सबसे पहले वो आप ही को देखते हैं, तो आपसे पूछते हैं, कुछ भी उनकी क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वो आपसे पूछते हैं। तो इसलिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बैंक में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज रहती है उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा उन्होंने पूछ दिया या फिर कुछ ऐसी उनकी इशू है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप अपने सीनियर को रेफर कर सकते हो। तो अगर आप जैसे पेमेंट काउंटर में अगर आप बैठते हो, असाइन किया जाता है आपको, तो उस समय आपको क्या करना होता है, पहले कैश ऑफिसर जो रहते हैं वो आपको कुछ कैश देते हैं, क्योंकि पेमेंट करना है तो कस्टमर्स आते हैं पासबुक वगैरह लेके, तो आपको उनको पेमेंट करना होता है, जो भी वो पैसे वगैरह निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कैश रहना चाहिए। तो ये आपको जो सिस्टम है उसमें भी आपको एक्सेप्ट करना होता है, साथ ही साथ वो आपको कैश भिजवाते हैं। एंड उसके बाद जब आपका पूरा, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो काम आप करते हो, जब आप उसमें सिस्टम में जब आप लॉगिन करते हो अपनी आईडी से, तो जो भी काम आप कर रहे हो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। और अगर बात करें जैसे डिपॉजिट में अगर आप बैठे हुए हो, तो डिपॉजिट में क्या होता है, कस्टमर्स आते हैं एंड वो अपने अकाउंट में पैसे वगैरह जमा करते हैं, तो उस समय तो आपको कैश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें कैश ऑफिसर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, यानी कि इवनिंग के टाइम पे, और जब आप जाने लगते हो, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय आप अगर पेमेंट्स में बैठे हो या फिर आप डिपॉजिट में बैठे हो, तो आपको सारे कैश वगैरह टैली करने होते हैं कि सारी चीज़ें मैच कर रही है या नहीं। एंड उसके बाद फिर आपको जो कैश ऑफिसर रहते हैं उनके पास, जो आपके पास कैश बचा हो वो डिपॉजिट करनी होती है। आपकी पोस्टिंग किसी बड़े ब्रांच में भी हो सकती है, किसी छोटे रूरल एरिया में भी, एक छोटे ब्रांच में भी हो सकती है। तो बड़े ब्रांच में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, कई लोग आते हैं, सबका अलग अलग वर्क रहता है, तो उस समय आपको एक पार्टिकुलर जैसे सिंगल विंडो आपको असाइन कर दी जाती है एंड उतना ही आपका वर्क रहता है। हालांकि वो वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, पब्लिक डीलिंग वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप किसी छोटे लोकेशन में आपकी पोस्टिंग रहती है तो वहाँ पे मैन पावर भी बहुत कम रहती है। हालांकि वहाँ पे कस्टमर्स कम रहते हैं लेकिन मैन पावर भी कम रहती है, तो इसलिए आपको बहुत सारा वर्क करना होता है, यानी कि सिंगल हैंडेडली आपको कई सारे काम करने होते हैं। तो बैंक में एंट्री एंड एग्जिट की क्या टाइम होती है एसबीआई क्लर्क की, तो देखिए एज एसबीआई क्लर्क 9:45 आपको बैंक में एंटर कर जाना है, और 10 बजे तक आपको जो भी सिस्टम वगैरह असाइन किया गया, जो भी काउंटर असाइन किया गया, वहाँ जाके आपको लॉगिन वगैरह करके रेडी रहना है, क्योंकि 10 बजे से कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आप लेट कर दोगे तो फिर लाइन लंबी होती जाएगी, तो इसलिए आपको 9:45 बिल्कुल एंट्री कर लेना रहता है बैंक में। एंड उसके बाद कितनी देर तक काम करना रहता है, तो जो भी आपका वर्क वगैरह रहा वो आपने किया, बीच में ब्रेक लिया, फिर आपने वर्क किया। एंड इवनिंग में आपको फिर, जब जैसे ब्रांच क्या होता है, ब्रांच 4 बजे हो जाता है, कस्टमर्स के लिए ब्रांच 4 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन 4 बजे के पहले तक जितने भी कस्टमर्स एंटर कर गए हैं उन सब के क्वेरीज रहते हैं या जो भी उनका वर्क रहता है वो आपको एंटरटेन करना होता है। उनका वर्क या उनकी कुछ भी इशूज़ रहती है तो वो आपको हैंडल करनी होती है। और इसमें हो सकता है 5 भी बज सकता है, कभी 5:30 भी बज सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 बजे अगर बैंक कस्टमर्स के लिए क्लोज हो जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंदर आ चुके हैं उनका काम नहीं होगा, उनको आप बाहर भगा दोगे। जब तक वो रहेंगे उनका जो भी काम है वो आपको करना होगा, उसमें 5 बजे 5:30 बजे या और लेट हो जाए। उसके बाद फिर जब सारे काम आपके हो जाते हैं, उसके बाद जब आप काउंटर क्लोज करते हो, अपने सिस्टम से लॉग ऑफ करते हो, तो उस समय आपको कैश वगैरह सारी चीज़ें टैली करनी होती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि सारी चीज़ें मैच हो। एंड अगर मैच हो गया, सारी चीज़ें ठीक है, तब तो आप फ्री हो जाते हो 5:30 बजे तक। उसके बाद भी कुछ वर्क रहता है, लेकिन फिर भी 5:30 बजे तक या मैक्सिमम 6 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कैश मिसमैच हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इशू हो गई,
तो उस समय मैच करने में अब जितना भी टाइम लगेगा आपको रहना है, क्योंकि उसी दिन आपको मैच करना है, सारी चीज़ें करनी रहती है, तो उस समय कई बार ऐसा भी होता है कि 7 भी बज जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो एक ऑफिसर से, यानी कि ऑफिसर की जैसे वर्क रहती है, वर्कलोड वर्क प्रेशर जितना रहता है, उससे अगर आप एसबीआई क्लर्क के जो आपको कंपेयर करोगे तो एसबीआई क्लर्क में वर्कलोड काफ़ी कम रहता है, क्योंकि आपको बस जो वर्क असाइन किया गया है उतना ही आपको करना है, उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। अब अगर बात करें एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं, तो एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में आप जब 3 ईयर्स सर्व कर लेते हो, जब आपकी 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप ट्रेनी ऑफिसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ट्रेनी ऑफिसर क्या होता है, तो जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं ऑफिसर लेवल में एंट्री के लिए, तो वैसे ही ट्रेनिंग ऑफिसर होती है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर में आप 3 ईयर्स के बाद एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू देना होता है। तो जब आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हो एंड देन फर्दर जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, वैसे ऐसे प्रमोशंस आपके होते हैं। और अगर आप फास्ट प्रमोशंस चाहते हो तो जेआईबी एग्जाम होती है, सीआईबी एग्जाम होती है, वो आपको क्लियर करना होता है एंड इसके बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। जेआईबी सीआईबी करने के बाद आपको कई सारे इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं। जेआईबी सीआईबी के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो इधर आपको मिल जाएगी। और तो ये थी सारी डिटेल्स एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।